हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब सर आ रही है बात। ये सर आ रही अच्छा है। चलें जी। कल के लेक्चर में अगर कोई चीज पूछनी है वो दोबारा पूछ लें, फिर हम आगे मार्केट रिस्क को शुरू करें। हाँ जी, है जी कोई? नो सर, नहीं है फिलहाल तो। अच्छा चलें जी, आज हम मार्केट रिस्क से शुरू करते हैं। ये हमारा सेकंड जो है वो पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क है। इसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस रिस्क को एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो बैंकिंग का बिजनेस हो, चाहे कोई और बिजनेस हो। तकरीबन हर बिजनेस जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो मार्केट रिस्क से जो है वो इफेक्ट होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इसकी जो डेफिनेशन है वो स्टेट बैंक गाइडलाइन में 2003 में की थी। इसके अंदर ये ऑन और ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन, यानी इसके अंदर दोनों है, एक ऑन और एक ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन। ऑन बैलेंस शीट पोजीशन से मुराद वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कंपनी ने मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्ट की हुई हैं। इसी तरह जो ऑफ बैलेंस शीट है, ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन से मुराद वो कंटीजेंट लायबिलिटीज हैं जो कि फ्यूचर में अकर हो सकती हैं किसी भी वजह से। अब उसके बाद है एडवर्सली अफेक्टेड, यानी अब यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है वो हो रही है एडवर्सली अफेक्टेड। तो अब क्या होगा कि जो मूवमेंट्स होती हैं वो अप एंड डाउन दोनों में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये सोर्स ऑफ मार्केट रिस्क भी है। तो इंटरेस्ट रेट जो है इसकी मूवमेंट जो है, मूवमेंट से मुराद इसके अंदर अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवर्सली अफेक्टेड की। अब एडवर्सली अफेक्टेड से मुराद ये है कि अभी हम ये बात कर रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपने अगेन 100 बेसिक पॉइंट्स जो है वो कम कर दी हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 7% पे आ गई। अब वो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है वो डाउनवर्ड की तरफ हुई है, यानी अब इंटरेस्ट रेट में कमी हुई है। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आने वाले दिनों में जो काइबर है वो भी कम होगा। अब हर बैंक ने जिसने भी फ्लोटिंग रेट के ऊपर लैंडिंग की हुई है, आने वाले दिनों में बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट उसकी जो इनकम है वो इफेक्ट होगी। अब यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट होगी वो एडवर्सली होगी। पहले क्या था, पहले उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता था, अब उसको उसी लोन पे कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब यहाँ पे बात आ गई एडवर्सली। तो अब ये जो मूवमेंट हुई है, यानी मूवमेंट जो है वो जरूरी नहीं है हमेशा अनफेवरेबल हो, वो फेवरेबल भी हो सकती है। उसके मुकाबले में एक बैंक है, उसने फ्लोटिंग रेट के ऊपर इंटरेस्ट लिया हुआ है, अपन लोन लिया हुआ है। अब जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो अगर रेट कम होगा तो बेसिकली अब उसको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ये उसके नेगेटिव में नहीं गई बल्कि उसके फायदे में गई है। उसका जहाँ पे एक्सपेंस पहले ज्यादा होना था अब वो कम हुआ है। तो यहाँ पे अब जो बात है कि एडवर्सली अफेक्टेड, तो यहाँ पे मुराद ये होगी जो उसके प्रॉफिट पे इफेक्ट करे, यानी वो मूवमेंट जिससे उसका प्रॉफिट कम होगा उसको हम एडवर्सली अफेक्टेड कहेंगे। इन मार्केट रेट्स और प्राइसेस, अब ये जो मार्केट रेट्स और प्राइसेस कौन कौन से हैं, सच एज इंटरेस्ट रेट्स, जो अभी मैंने आपको बात की कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी होगी या इजाफा होगा, दोनों सूरतों में जो बैंक्स हैं उनके कुछ ना कुछ ऐसे बैलेंस शीट में ऑन बैलेंस शीट आइटम्स होंगी या ऑफ होंगी जिससे क्या होगा, उनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा नेगेटिवली। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अब आप लोगों ने बैंकिंग पढ़ी है तो बैंकिंग में आपने पढ़ा होगा कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है वो विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली बैंक्स
वो पॉसिबल नहीं है। अब वो बैंक्स में क्या है, अब आप लोगों ने लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ा होगा, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ सॉर्ट ऑफ गारंटी। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की बात आ जाएगी। फिर जो बैंक्स हैं उनके पास फॉरेन करेंसी अकाउंट्स होते हैं, उनकी बात होगी। फिर इसी तरह बहुत सारे हमारे ऐसे बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस जो हैं वो मुल्क से बाहर भी हैं, वहां पे भी अब, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान के अंदर कोई फॉरेन बैंक है तो वो पाक रुपी में डील कर रहा है। इसी तरह अगर नेशनल बैंक है, यूबीएल है, एमसीबी है, अगर उनकी कोई ब्रांच मुल्क से बाहर है तो वो जिस कंट्री में होगी वो वहां की जो लोकल करेंसी है वो वहां उसमें लेन देन करेगी। तो अब क्या हो गया, अगेन फॉरेन एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशन है, फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन आप सबको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसका तो चले हर 2 माह बाद 3 माह के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होता है, लेकिन जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें तो उसमें एक दिन में कई दफा रेट अप और डाउन हो जाता है। अब ये जो चीज है ये भी मार्केट रिस्क को एक्सप्लॉइट करती है। फिर इक्विटी प्राइसेस, अब इक्विटी प्राइसेस यहाँ पे मुराद है शेयर्स। अब आपको पता है स्टॉक मार्केट है, वहां पे भी जस्ट लाइक फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर है, पाउंड है, इसी तरह ये जितने भी शेयर्स हैं, तो हर शेयर जो है आपको पता है स्टॉक मार्केट के अंदर उसकी डेली प्राइसेस जो है वो चेंज होती हैं, कई दफा होती हैं। तो वो भी अप एंड डाउन क्या होगा, उसके अंदर भी जब एडवर्स मूवमेंट आएगी तो वो भी होगा। क्रेडिट स्प्रेड्स, अब क्रेडिट स्प्रेड से क्या मुराद होती है, ये जो बैंक अपना एक तरफ से लोन लेता है आगे जो देता है, तो वो जो क्रेडिट स्प्रेड सुकड़ जाता है वो बेसिकली इसी को जो इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आती है उसी से वो जो क्रेडिट स्प्रेड है वो कम और ज्यादा होता है। और फिर कमोडिटी प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस अब आप लोगों ने वो फ्यूचर्स वगैरह पढ़े होंगे, फॉरवर्ड्स पढ़े होंगे, ऑयल प्राइसेस हैं अभी हम देख रहे हैं, तो इस तरह की गोल्ड है, तो ये सारी जो कमोडिटी प्राइसेस है उनके नीचे में जब अपना प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती है, मूवमेंट्स आती हैं, तो वो सारी और इन रिजल्टिंग इन लॉस टू द अर्निंग्स एंड कैपिटल, और उससे चाहे आपको प्रॉफिट इफेक्ट हो या आपका कैपिटल लॉस हो, यानी कोई एसेट की वैल्यू कम हो जाए, दोनों सूरतों में इसको हम मार्केट रिस्क का नाम देते हैं। अब ये डेफिनेशन क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई इसमें वर्ड की समझ नहीं आ रही, कोई चीज की नहीं आ रही, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारा है सोर्सेज ऑफ मार्केट रिस्क। तो अब मार्केट रिस्क के सोर्सेज क्या हैं, अब इसके लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कई दफा एक्सप्लिसिट इन पोर्टफोलियोज सिक्योरिटीज, जो भी मैंने बात की है, उन्होंने जितने भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, जितनी भी लैंडिंग कर रखी है, वो सारे का सारा जो है उसके अंदर जो है वो ये मार्केट रिस्क होता है। उसके अगर बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी जगह पे कोई शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं, कोई और इस तरह की चीजें खरीद रखी है, उनकी अगर प्राइसेस में अप एंड डाउन होता है तो वो भी सोर्स ऑफ मार्केट रिस्क है। और फिर एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है कि जो अंदर उसमें शामिल है, और एक्सप्लिसिट जो है, इम्प्लिसिट उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क है जो अभी हमने बात की है, जिसके अंदर क्या होता है कि डिपॉजिट्स जो है वो हाई रेट पे ले लिए जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना कम हो जाता है कि जो डिपॉजिट्स हैं, अगर से कोई भी बैंक ने डिपॉजिट जो है वो 9% पे लिए हुए हैं और जो रेट अब आ गया है वो 7 पे आ गया, तो अब नेट क्या होगा, 2% जो है वो बैंक को नुकसान हो रहा होगा। और ये अब अगेन वही जो मैंने डेफिनेशन थी उसी को यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया है। इसके अलावा जो है अब ये एक सिंपल सा है, इसके अंदर अब हम एक कंक्लूड लाइन जो है वो मैंने लिखी है कि ये एक पोटेंशियल लॉस है जो किसी भी एडवर्स मूवमेंट की वजह से बैंक को जो है वो फेस होता है। और ये सिर्फ यहाँ पे मैं बैंक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा स्पेसिफिकली फोकस जो है वो ज्यादा बैंक्स पे है, लेकिन जरूरी नहीं है ये बैंक हो, बल्कि ये जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, जितनी भी इंपोर्ट कंपनीज हैं, वो भी डायरेक्टली इससे इफेक्ट होती हैं। अब आपको पता है जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है अब डॉलर में होती है, अगर पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की प्राइस है वो अगर बढ़ जाए तो जो इंपोर्टर होता है उसका, जहां पे उसको पहले
₹55 में डॉलर मिलना है, अगर वो 165 का हो जाए तो इसका मतलब है उसकी जो इंपोर्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसके मुकाबले में जो एक्सपोर्टर है उसको उसका फायदा होगा। तो अब क्या हो गया, अगर डॉलर बढ़ता है तो उसका अब इंपोर्टर जो है उसके लिए ये रिस्क है, एक्सपोर्टर के लिए ये वो रिस्क नहीं है। उसके मुकाबले में अगर डॉलर की प्राइस कम होती है तो उस सिलसिले में अब जो इंपोर्टर है, अब उसको पहले डॉलर 100 अगर 60 रुपए का खरीदना पड़ रहा था, अब अगर वो डॉलर 155 का हो गया है, इसका मतलब है उसको 5 रुपए सस्ता डॉलर मिल रहा है। अब उसकी जो कॉस्ट है इंपोर्ट की वो कम हो जाएगी। उसके मुकाबले में जो एक्सपोर्टर है, अगर पहले उसका जो डॉलर आने थे 160 रुपए में बिकने थे, अब अगर उसकी प्राइस 155 आ गई, इसका मतलब उसका 5 रुपए जो है उसकी जो सेल रेवेन्यू है वो उसका कम हो गया है। तो अब अगेन अगर डॉलर कम होगा तो अब इस सूरत में जो एक्सपोर्टर है उसको तो नुकसान होगा, उसके लिए वो मार्केट रिस्क है, लेकिन जो इंपोर्टर है उसके लिए ये मार्केट रिस्क नहीं है। तो ये चीज हमने इस तरह देखनी है कि जो मूवमेंट है वो किसके लिए अपना वो इफेक्ट हो रही है। अब जो मार्केट रिस्क है इसको अब हमने हमने पहले भी बात की थी, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन हो गई कि जहां पे भी हमने कोई इंटरेस्ट रेट पे काम किया हुआ है, कोई शेयर खरीदा हुआ है, कोई और कमोडिटीज खरीदी हुई हैं, कोई और एसेट्स पोर्टफोलियो हमारा डेवलप है इन्वेस्टमेंट्स का, तमाम की शक्ल के अंदर जब भी हमने कोई ट्रांजैक्शन किया है इसका मतलब है कि हमें मार्केट रिस्क आ सकता है। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने उसकी असेसमेंट एनालिसिस करना होता है, उसकी यानी मेजरमेंट पे जाना होता है। तो अब जो मेजरमेंट है मार्केट रिस्क की उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उनको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट रिस्क जो है उसकी जरूरत क्यों है, उसकी क्यों उसको मेजर किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कि सबसे पहले जो मार्केट रिस्क है वो मैनेजमेंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए तैयार किया जाता है। अब आप लोग MIS भी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके होंगे तो उसमें पता है आपको तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। इसी तरह जो मार्केट रिस्क है उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनको कंपाइल किया जाता है। उसको कंपाइल करने के लिए जरूरी है कि हम पहले अपने मार्केट रिस्क को मेजर करें कि हमारी कौन कौन से एसेट्स जो हैं, लाइबिलिटीज जो हैं जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, हमने उन सबको जो है वो देखना होता है। तो अब वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए और टॉप मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट जो है वो बना के भेजनी होती है। तो लिहाजा मार्केट रिस्क जो है वो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम मेजर करते हैं। उसके बाद है सेटिंग ट्रेडिंग लिमिट्स। अब क्या होता है कि जब आप कोई रिस्क लेते हैं तो रिस्क को पहले आप मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद पॉलिसी बनाते हैं कि हमने कहाँ तक रिस्क लेना है। और उसकी सबसे आसान एग्जांपल ये है कि कई दफा जो बैंक्स हैं वो पाबंदी लगा देते हैं कि हमने फलां करेंसी में अभी काम नहीं करना, या हमने फलां कंपनी के अभी एसेट्स नहीं खरीदने, अभी अभी हमने फलां सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या हमने अभी इस रेट पे लैंडिंग नहीं करनी, अभी आने वाले टाइम में करेंगे रेट बढ़ जाएगा। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं ये अब क्या होता है, ये सेट करते हैं हम ट्रेडिंग लिमिट्स के हमने कहाँ तक कितनी लैंडिंग करनी है। और सारी लिमिट्स जो है वो उसी वक्त हम सेट कर सकते हैं जब हम इफेक्टिवली अपने मार्केट रिस्क को मेजर करें। अगर हम मार्केट रिस्क को मेजर नहीं करते तो फिर हमारे लिए ये प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद नंबर 3 है रिसोर्स एलोकेशन। तो जो रिसोर्स एलोकेशन है, अगेन रिसोर्स एलोकेशन जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब रिसोर्सेज का अब आप लोगों ने पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो पोर्टफोलियो में आपको पता है कि आप हर एक का रिस्क करते हैं, फिर उसके मुकाबले में एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसी तरह जो बैंक्स होते हैं वो भी मुख्तलिफ अपना जगह पे अपना पहले वो मार्केट रिस्क को मेजर करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अपने रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हैं। अब इनके रिसोर्सेज कौन से हैं, जो इनके पास डिपॉजिट्स आए होते हैं उनको जब इन्होंने लैंडिंग इन्वेस्टमेंट करनी होती है, यानी जो इनके एसेट्स हैं उनकी प्रॉपर एलोकेशन के लिए यूटिलाइजेशन के लिए हम जो है इसको मार्केट रिस्क जो है वो मेजर करते हैं। फिर उसके बाद ट्रेडर एंड मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। फिर चौथे नंबर पे जरूरी नहीं है कि हम पहले करें बल्कि हम बाद में भी देखते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज हैं जो हमने मेजर्स लिए हैं क्या उससे हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए हैं या नहीं है। यानी अब ये हम अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए
अपनी पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए हम मार्केट रिस्क को मेजर करते हैं। उसके बाद है रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब अगेन ये बैंक्स जो हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कैपिटल होता है पोर्शन, वो अपना मालकान का कम होता है, बल्कि ये ज्यादा इनके पास लाइबिलिटीज होती हैं। इनकी जो डेट इक्विटी रेशो होती है वो दूसरी मुख्तलिफ बिजनेस नॉन फाइनेंशियल सेक्टर से डिफरेंट होती है। तो अब यहाँ पे भी जो रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो अब कैपिटल को सेफगार्ड करने के लिए, जो डिपॉजिटर हैं उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए हम मार्केट रिस्क को मेजर करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कहीं बैंक जो है वो अनड्यू रिस्क तो नहीं ले रहा। आने वाले दिनों में अगर बैंक कहीं पे डिफॉल्ट करता है तो शायद जो शेयर होल्डर्स हैं उससे ज्यादा नुकसान जो उसके अंदर जिनके पैसे पड़े होते हैं उनका होता है। क्यों? इसके अंदर 15% जो है वो हिस्सा कैपिटल की शक्ल में होता है और बाकी 85% के करीब डेट होता है, जो मुख्तलिफ लोगों से इन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए होते हैं। हाँ जी, यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। अच्छा जी, मार्केट रिस्क मेजरमेंट जो है, जो मार्केट रिस्क को अगर हम मेजर की बात करते हैं तो मार्केट रिस्क जो है वो एक दिन के लिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बैलेंस शीट जो है वो एक स्पेसिफिक दिन की आपको पोजीशन देती है, एक स्पेसिफिक टाइम की, इसीलिए उसके आगे एज ऑन का टर्म यूज होती है। बैलेंस शीट जहां पे भी आप लिखी देखेंगे उसके लिए एज ऑन की होती है। इसी तरह जब हम मार्केट रिस्क को मेजर करते हैं तो ये भी स्पेसिफिक डे और टाइम का होता है। वजह क्या है? हर टाइम के साथ मार्केट रिस्क एक्सपोजर जो है वो चेंज होता जाता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास तीन अप्रोचेज हैं मार्केट रिस्क को मेजर करने के लिए। उसमें सबसे पहले जेपी मॉर्गन, ये जेपीएम से मुराद जेपी मॉर्गन रिस्क मैट्रिसेस है। फिर हिस्टोरिकल और बैक सिमुलेशन है। और थर्ड नंबर पे मोंटो कार्लो सिमुलेशन मेथड है। जो जेपी मॉर्गन रिस्क मैट्रिस है मॉडल, ये काफी कम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर काफी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होते हैं इसमें। तो स्टैंडर्ड एविएशन और इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो जेपी मॉर्गन रिस्क मैट्रिसेस हैं ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बाकी दो मेथड की निस्बत। फिर इसके बाद इसके अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि जो डाटा है आपका वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ी होगी। उसके अंदर ये होता है कि ये नॉर्मल यानी जिसकी जो है वो कर्व बेल शेप जो है वो कर्व हो, उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर नहीं किसी को पता तो वो फिर स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट या कोई भी नेट पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ ले, उसको उसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन रिस्क मैट्रिसेस में ये जरूरी होता है कि जो डाटा हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और फिर अभी मैंने बात की है कि ये कम्प्लेक्स भी है और इसके अंदर बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में जो सेकंड अप्रोच है जिसको हम नाम देते हैं हिस्टोरिकल और बैक सिमुलेशन अप्रोच, ये कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। ये बहुत तीनों मेथड में सबसे ज्यादा सिंपल है, इसकी सिंपलिसिटी होती है और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड भी नहीं करती। और फिर इसी तरह ये कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल एसेट्स का हम इसके अंदर नहीं निकालते, लेकिन इसके मुकाबले में जो हमने जेपी मॉर्गन रिस्क मैट्रिसेस पढ़ा था उसमें हम ये सारा डालते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल और बैक सिमुलेशन मेथड है, ये अब तीसरा मेथड है। हिस्टोरिकल और बैक सिमुलेशन मेथड जो है ये बेसिकली एडवांस मेथड है, जो अभी हमने पहले इससे पहले पढ़ा है, जिसको हमने बोला था कि ये
मोंटे कार्लो सिमुलेशन मेथड है ये अपना। इसके अंदर हिस्टोरिकल और बैक सिमुलेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने डेली बेसिस पे जो डाटा होता है उसको अरेंज करते हैं। वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। और फिर जो हम उसके 5% वर्स्ट केसेस, अब यहाँ पे वर्स्ट केसेस से मुराद वो होगी जो एडवर्स मूवमेंट्स होंगी। अब हम उसमें से 5% लोअर जो मैक्सिमम एडवर्स मूवमेंट होंगी हम उनको सिलेक्ट करेंगे। फिर उनकी बेस पे हम जो है वो अपना रिस्क जो है उसको मेजर करेंगे। इसके अंदर अब कहीं पे भी हम ना मीन निकाल रहे हैं, ना अपना वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, ना उसके अलावा और अदर टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ वीकनेसेस है। तमाम आ रही है क्या पड़ी काम का। इसके अंदर वीकनेस ये है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम जो है वो 500 ऑब्जर्वेशन जो है वो ले सकते हैं। और 500 ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि अगर मैंने ये देखना हो कि पाकिस्तान के अंदर अब डॉलर का जो है उसके लिए मैंने अपना मार्केट रिस्क मेजर करना हो, तो मैं पिछले 500 दिन का जो है वो डाटा लूंगा, उसको अरेंज करूंगा और उसमें से फिर मैं देखूंगा कि अगर मैं इंपोर्टर हूं तो मैं उसमें से ये देखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डॉलर एक दिन में कितना बढ़ा है। फिर उन 5% ऑब्जर्वेशन को, यानी 25 दिन की ऑब्जर्वेशन, जब 25 दिन में ज्यादा से ज्यादा उसमें इजाफा हुआ होगा उसको मैं निकाल लूंगा। फिर उसकी बेस पे मैं मार्केट रिस्क जो है वो मेजर करूंगा। और उसके मुकाबले में ये 500 ऑब्जर्वेशन जो है वो कहा जाता है कि मार्केट रिस्क को प्योरली रिप्रेजेंट नहीं करती। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात अगर कोई एक ऐसी एडवर्स मूवमेंट आ गई तो वो 500 दिन तक, यहाँ पे जरूरी है कि अगर आपने 500 दिन का डाटा लेना है तो वो कंजेक्टिव हो। ये ना हो कि एक दिन आगे का उसके बाद आप लें, ऐसा नहीं होगा, बल्कि 500 दिन कंजेक्टिव डाटा आपको लेना पड़ेगा। और फिर वो जो अनडिजायरेबल है वो 500 दिन तक डाटे के अंदर रहेगा। और ये जरूरी नहीं होता कि बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये, अब कोरोना वायरस आया हुआ है, इस वजह से अब अगर अपना मार्केट जो है वो क्रैश करती है तो अब उसका असर अगले 500 दिनों तक चलेगा। अब वो जरूरी तो नहीं हर दफा ये कोरोना वायरस की वजह से मार्केट क्रैश करे। तो ये इसका भी एक वीक पॉइंट कहा जाता है कि इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़े लंबे अरसे तक अंडर कंसिडरेशन रहती है। फिर इसके बाद मोंटे कार्लो सिमुलेशन मेथड है। ये एक एडवांस शक्ल है बैक और हिस्टोरिकल सिमुलेशन की। इसके अंदर उसमें 500 ऑब्जर्वेशन थी मैक्सिमम जो उसकी लिमिटेशन थी। यहाँ पे अब हम 10,000 रियल या वो अपना जो है वो रैंडम ऑब्जर्वेशन जो है उनको हम ले सकते हैं। और इसके अंदर अब हम एक कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है वो अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन को आपस में कोरिलेट किया जाता है, उसकी बेस पे जो है वो हम करते हैं। तो ये जो हमारा है आज, ये हमने मुख्तलिफ जो है वो अपना मेजरमेंट पढ़ी मार्केट रिस्क की, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी उसकी, और शुरू में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। तो यहाँ तक अब आज का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने मार्केट रिस्क का पढ़ा है। और इसको आप कोशिश करें, मैं एक बुक भेजूंगा उसका चैप्टर 10 है, उसमें आप मेन चीजें इसकी पढ़ लें। वैसे ये बड़ा लेंथी है और मैथमेटिकली इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आप कोशिश करें सिर्फ आप इसका आइडिया ले लें, आइडिया लेने के बाद आपने इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, ये मैं अपना स्लाइड जो है वो अभी शेयर कर लेता हूँ क्लास के साथ। हाँ जी, एनी क्वेश्चन जी यहाँ तक? सर जी जी। सर यूजुअली कहा जाता है कि जो मार्केट रिस्क है सिस्टमेटिक रिस्क है, और इसको ये यानी कि ना अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और इनको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है इसको यानी कि ना अवॉइड किया हाँ जा जी, सके इसका और इसका कैलकुलेट मैं किया जा सके। बताता हूँ जी, बिल्कुल अच्छा आपने बात की है। जी सर। एक होता है, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। ये जब मैं क्लास में शुरू में भी था ना, बताया था, तो एक ग्रुप होता है जिसमें हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क, नॉन फाइनेंशियल रिस्क, जी जिसकी सर। कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं। फिर इस तरह एक रिस्क होता है सिस्टमैटिक और एक होता है अनसिस्टमैटिक। बिल्कुल सर। अब सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, अगर एक चीज की प्राइस बढ़ेगी तो उसके साथ बाकी भी एसोसिएटेड रिस्क बढ़ जाएंगे।
यस सर। इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक। फिर एक और कैटेगरी होती है, तो ये जो मार्केट रिस्क है ये सिस्टमेटिक रिस्क में भी आता है, यानी इसकी जी सर। कैटेगरी जो सिस्टमेटिक। फिर एक और कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं कंट्रोलेबल रिस्क, अनकंट्रोलेबल रिस्क। कंट्रोलेबल रिस्क वो होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। फॉर एग्जांपल अब क्रेडिट रिस्क है, इसको हम कंट्रोल किस जी तरह सर। कर सकते हैं, हम उधार ना दें किसी को, फिर जी हमें ये रिस्क नहीं होगा। लेकिन उसके मुकाबले में अनकंट्रोलेबल रिस्क है। अनकंट्रोलेबल रिस्क कैसा है, मतलब मार्केट रिस्क है। अब आपने एक जी सर। एसेट खरीदना है, एसेट खरीदते वक्त तो आप उसकी प्राइस को अपने हाथ में कर सकते हो, अपनी पसंद नापसंद से ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन यस सर। खरीदने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू कम हो ज्यादा हो वो आपके बस में नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। डॉलर है ना, आप डॉलर जिस जी वक्त खरीद रहे हो उस वक्त तो पता है आपको इतने का है, लेकिन अगले दिन वो कितने का होना है वो नहीं किसी को पता नहीं सर। पता। तो यस इसलिए सर। अब इसको अनकंट्रोलेबल। और इसका क्या होता है, ये ऐसे होती हैं, इसकी ड्राइविंग फोर्सेस जो होती है ना वो मैक्रो लेवल पे होती हैं। मसलन मॉनेटरी पॉलिसी कौन अनाउंस करता है, बिल्कुल गवर्नमेंट सर। करती है। अब वो कोई एक बैंक तो नहीं कर सकता। यस सर। इसी तरह जो शेयर प्राइसेस हैं, वो जिस कंपनी का शेयर होता है वो कंपनी तो नहीं इसकी शेयर प्राइस रखती, बल्कि वो तो ओपन मार्केट होती है स्टॉक एक्सचेंज में डिमांड एंड सप्लाई रूल पे, यस सर, उसकी मार्केट पे बेस पे डिपेंड होती कर। है। तो ये जी इस सर। तरह होता है जी इसका। ठीक सर, यानी कि ये हमारा कंट्रोलेबल रिस्क में हम यानी कि हाँ जी, इसको अब स्टडी जब कर। हम बात इसको करते हैं ना, तो मार्केट रिस्क जो है ये फाइनेंशियल रिस्क की कैटेगरी में भी आता है, जी सर। ये सिस्टमेटिक रिस्क की कैटेगरी में भी आता है, और ये बिल्कुल सर। अनकंट्रोलेबल रिस्क की कैटेगरी में भी आता है। बिल्कुल अच्छा, अब यहाँ पे सही है, क्वेश्चन थैंक यू। ये राइज होता है जी। कि अगर जी ये सर। अनकंट्रोलेबल रिस्क है जी। तो हम इस रिस्क को कैसे अपना मैनेज कर सकते हैं। जब एक रिस्क होना ही होना है, हमारे बस में ही जी नहीं सर। है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये एक बड़ा हम्म, यूनिक सा क्वेश्चन है, लेकिन होगा क्या कि डाइवर्सिटी। हमारे जी पास सर। उसको मैनेज करने के लिए मेथड्स होंगे। बिल्कुल जरूरी नहीं सर, है कि लाइक हम उस रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन। खत्म करें, बल्कि हमारा जी। असूल क्या होता है कि हम उस रिस्क को खत्म नहीं करते, बल्कि उस रिस्क को या तो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं या उस जी। रिस्क से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो अवॉइड। अवॉइड कैसे करना है, क्योंकि अब कारोबार भी तो चलाना है ना, इसके बगैर आप बिजनेस तो बिल्कुल नहीं। सर। अब कोई बैंक अगर कहे जी मैंने फॉरेन करेंसी अकाउंट ही नहीं खोलना, मुझे तो मार्केट रिस्क बढ़ जाएगा मेरा, या मैंने अपना लेटर ऑफ जी। क्रेडिट ही नहीं अपना देना, उससे मेरा जो है वो मार्केट रिस्क बढ़ जाएगा, तो इस तरह बिजनेस नहीं चलते। इसका बड़ा जनरल सा और आसान सा रूल होता है, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है। श्योर। और ये बड़ा ठीक सर। इजी है, ये जी। बहुत ही ज्यादा इजी है। और इसके अलावा ठीक जी है सर, थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन जी। सर इस मार्केट रिस्क को मैनेज उसमें मेजरमेंट में एक बीटा भी यूज होता है। बीटा होता है ना, ये बीटा। बीटा वो जो मैंने आपको यस। बोला है ना यहाँ पे, ये बीटा वोलेटिलिटी। बेसिकली यस अगर सर। आपको याद होगा, आपको बताया होगा, तो उसमें बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होती हैं। यस सर, वो फाइनेंस में हमने पोर्टफोलियो में फाइनेंस में पढ़ा है ना पढ़ी। आपने। यस तो सर, अब बीटा होगा की क्या, क्योंकि मेजरमेंट। अब हमारे लिए वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रेशो एनालिसिस नहीं था। अब जी रेशो सर। एनालिसिस मैंने आपको करनी नहीं बताई कैसे करते हैं, जी। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। इसी तरह मार्केट रिस्क का मैंने बता दिया कि ये मेथड मुख्तलिफ होते हैं। इसके अंदर ये जो अब जेपी मॉर्गन है, उससे आगे फिर जो हिस्टोरिकल बैक सिमुलेशन है, फिर इसके बाद अपना मोंटो कार्लो है, तो इसके अंदर आगे आर्च मॉडल है, गार्च मॉडल है। तो ये बड़ी डेप्थ के अंदर इसकी डिटेल है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए सिंपल मेथड ही मालूम होना जरूरी है। अब बीटा वैल्यू है, बिल्कुल सर। अब आप लोगों को जब करवाया होगा साथ ये बताया होगा इतनी वैल्यू आए तो उससे मुराद ये है, इतनी आए तो बिल्कुल ये है, सर। यही यस सर, होता था ना। ऐसे। यस सर। हाँ जी, तो हमने अब क्योंकि हमें पता है उसका, तो मैंने सिंपली लिख दिया कि इसके अंदर जो है ना जी वो अपना स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ज्यादा यूज होती हैं, हमने सिर्फ जी। इतना पढ़ना है। अब उसका क्या ठीक है मेथड सर। है क्या नहीं है वो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए जो है ना वो फिर इतना टाइम है हमारे पास, हम उसको जी डिटेल सर, में पढ़ लें। बेहतर। ठीक सर। और जी इसके अलावा थैंक यू सर।
एनी क्वेश्चंस? चलें जी, अब आप सर लोगों ये ने, जो हाँ जी हाँ जी, जी सर, प्लीज ये करें लास्ट क्वेश्चन। सर, ये जो हमने ये जो मार्केट रिस्क की डेफिनेशन स्टेट बैंक की तरफ से हमने पढ़ी है, ये 2003 की है, तो सर ये कुछ ज़्यादा आउटडेटेड नहीं लगती, या ये नहीं, आज के उसका टाइम में भी एप्लीकेबल मैं है? बताता हूँ ना जी। क्योंकि जी उसका जो सर, डेफिनेशंस होती है ना, अगर आप डेफिनेशंस को देखें तो जो जी सर, कंप्रीहेंसिव डेफिनेशंस है ना, वो आज से 50 60 साल भी पुरानी है। ये सर ऐसे ही है, ठीक है चलती ना, आ तो रही है। डेफिनेशंस का टाइम पे नहीं होता। हाँ, अब अगर आप मेजरमेंट की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर हम टाइम फैक्टर को देखेंगे क्या कि आज के दौर में भी इसके अलावा भी कोई मेथड है, इसके जी अंदर सर, ही डेप्थ आती है, मेन लाइन। अब आप इसमें जी देखें तो इसके अलावा और मार्केट रिस्क का कोई सोर्स नहीं है, या इंटरेस्ट रेट है, जी सर, ये जी कंप्रीहेंसिव है सर जिसके ऐसे। अंदर सारे एस्पेक्ट कवर हो गए। अब जो इंटरेस्ट रेट है उसमें लैंडिंग के मेथड चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना, सही है। लेकिन मेन वही है कि इंटरेस्ट पे बात हो रही है, उसमें फ्लक्चुएशन। फिर जी फॉरेन एक्सचेंज है, पहले क्या होती जी थी, जी, पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती थी। अब आपको पता है कि बहुत सारी अब ये मनी ट्रांसफर कंपनीज आ गई हैं, यस सर, आ गए। ठीक है ना, ये उसके बाद पेपाल आ गया है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड यस करने सर, वाला, पायोनियर है। लेकिन वो भी किसी बैंक के साथ एसोसिएटेड है, यस, उनका लिंक। लेकिन क्या हो गया, बात वही है कि वो चीजें फॉरेन एक्सचेंज की बात पे, जब फॉरेन एक्सचेंज डिस्टर्ब होगा फिर ही रिस्क बढ़ेगा और कम होगा। हाँ, करने का तरीका बदल गया है। जी पहले एक्सपोर्टर बड़ा होता था, वही बल्क में चीजें मंगवाता था, अब अलीबाबा में बैठ के बहुत सारे लोग अपने थोड़ी सी क्वांटिटी भी मंगवा सकते हैं। यस सर ऐसे। ऐसा ही है ना, तो ये जो जी चीजें सर, हैं ये अब टाइम में प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं, सोर्सेज वही हैं। सोर्सेज है। अब ठीक सर। इक्विटी प्राइसेस है, पहले क्या होता था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की होती थी। अब अगर आपने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदने हैं तो वहां पे क्योंकि डॉलर हम्म, में होगा, तो ना सिर्फ आपको उस जी, शेयर की प्राइस का रिस्क होगा, बल्कि साथ आपको फॉरेन एक्सचेंज का भी होगा, क्योंकि आपकी तो लोकल बिल्कुल। करेंसी पाक रुपी है, यस सर, ठीक है ना। बिल्कुल इसको बिल्कुल। शायद हमें इसमें इतना रिस्क ना लगे, लेकिन अगर एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, वो अगर पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए एक तो रिस्क है कि वो जो शेयर प्राइस है वो ना कम हो जाए, दूसरा उसके लिए रिस्क है कि रुपए की वैल्यू ना कम हो जाए। वैल्यू ना कम हो जाए। क्यों जी, है ना ये। अब वो क्या हो बिल्कुल गया, सर अब है। हाइब्रिड हो गया, अब वो चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन यस सर, सोर्सेज यही हैं। जी सर, ठीक हो गया। और जी थैंक यू इसके सो मच अलावा, सर। वेलकम जी। तो अब आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, ये मैं शेयर भी कर लेता हूँ। एक बुक है, एंथनी सैंडर्स की बुक है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। तो उसके अंदर वो सारे मेथड्स की डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है, अगर पढ़ना हुआ पढ़ लेंगे, वहां पे कोई क्वेश्चन करना हुआ वो कर लीजिएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जितना मैंने ये पढ़ाया है उसी हिसाब से पूछा जाएगा। सर पेपर ऑनलाइन होने के चांसेस हैं? ये अभी तक मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस पे ना हमें कोई इनपुट मिली है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ना कुछ है। 15 से सुना है कि फैकल्टी जा रही है ऑफिस में, तो वहां पे फिर जी सर, चीजें क्लियर होंगी ज्यादा। ठीक सर, बेहतर। हाँ जी। थैंक तो यू। बाकी आप लोग अपना तैयारी रखें, क्योंकि आप लोग हो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, जी तो सर। अल्टीमेटली आप लोगों ने अगस्त के पहले हफ्ते आना ही आना है यूनिवर्सिटीज में। ओ, ठीक सर, थैंक यू सो मच ठीक है सर। ना, जो शेड्यूल एचईसी ने जारी किया ना उसके मुताबिक जी यही सर, है ठीक अभी सर, तक। थैंक अब आगे क्या चेंजेस आती हैं यू। वो नो बॉडी नोज। सही, ठीक है सर। हाँ जी, चलें जी, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जी। एक ओके मिनट सर, जरा, थैंक ये मैं अटेंडेंस यहाँ पे एक दफा चेक कर जी लूं। सर।